गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा आज का पहला क्वेश्चन ये है कि एंडोमेट्रियम पॉलिप क्या होता है, क्या यह प्रेगनेंसी करने में बाधा बनता है? कृपया इसके बारे में बताइए। अच्छा, और ये जो हम आज का क्वेश्चन ले रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन से Yes. जो क्वेश्चन आए हैं उसमें से आपने सिलेक्ट करके हम 2 या 3 क्वेश्चन लेने वाले हैं। यस सर, एग्जैक्टली। तो पहला क्वेश्चन आपका एंडोमेट्रियल पॉलिप पर है। यस। ओके, तो क्या क्वेश्चन है? एंडोमेट्रियम पॉलिप क्या होता है, क्या इसके कारण प्रेगनेंसी होने में बाधा होती है, इसे कैसे ठीक करें? ओके, जो इसका आंसर ये है कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस के 3 लेयर होते हैं। एक सीरोजल लेयर, एक मायोमेट्रियम और एक एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम मतलब बच्चेदानी के भीतर की वो गद्दी जहाँ पर आके भ्रूण बैठता है। तो एंडोमेट्रियल पॉलिप, पॉलिप का मतलब होता है कोई मटर के दाने के बराबर या उसके आसपास प्रोजेक्शन एंडोमेट्रियल कैविटी में, बच्चेदानी की कैविटी में। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है? मान लीजिए कि यहाँ पर बच्चेदानी के भीतर कुछ ऐसे प्रोजेक्शन हैं, ऐसे उभार हैं, या ऐसे अंगूर के टाइप का कुछ लटका हुआ है, तो इनको पॉलिप बोलते हैं। अब ये यदि इसके भीतर है और आप यदि आईवीएफ कर रहे हो भीतर बिठाने के लिए, तो ये पॉलिप इस भ्रूण को बिठाने में डिस्टर्ब करते हैं। मतलब ये आपने ट्रांसफ़र किया तो इसके बाद में ये पॉलिप इसको बैठने में डिस्टर्ब करता है, मतलब उसमें इम्प्लांटेशन कम हो जाता है। उसका रीज़न है, पॉलिप हमेशा एक इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, मतलब जैसे हम कॉपर टी या फिर लिपिज लूप या भीतर हम कुछ भी डालते हैं जिससे कॉन्ट्रासेप्शन होता है, जिसमें ये इम्प्लांटेशन नहीं होता, उस तरीके का काम करता है। पॉलिप में कई बार इन्फेक्शन भी होते हैं। पॉलिप से कई बार बच्चेदानी के भीतर की जो सरफेस है वो बढ़ जाती है। यदि ये सरफेस बढ़ती है तो इसमें ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है ड्यूरिंग पीरियड्स। इसका मतलब जितने पॉलिप वाले प्रॉब्लम हैं, ये प्रॉब्लम आईवीएफ करने के पहले सॉल्व होना चाहिए। इसलिए मैं एक प्री आईवीएफ हिस्ट्रोस्कोपी करता हूँ। वो पॉलिप देखने का बेस्ट तरीका है और उसी शॉट में, एक ही बार में इन पॉलिप को निकालने का भी प्रयास तुरंत कर दिया जाता है, ताकि ये बच्चेदानी क्लीन हो जाए और चिकनी हो जाए जो उसका गद्दी है। तो ये पॉलिप आईवीएफ करने के पहले देखना और उसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरा एएमएच लेवल 11 है। 11 तो क्या मुझे आईयूआई कराना ठीक होगा? एएमएच यदि वास्तव में 11 है तो ये बहुत हाई एएमएच के ऊपर जाता है। एएमएच 11 होना मतलब वेरी एक्टिव ओवरी। अब इस केस में यदि आप आईयूआई करते हो, आईयूआई यदि आप 99% ऐसे पेशेंट का को पॉलीसिस्टिक ओवरी रहती है और ये रेगुलर पीरियड नहीं रहता, ऐसा उनने कुछ बताया नहीं। नो सर। यदि मान लीजिए कि रेगुलर पीरियड है तो बेहतर ये होगा कि वो रेगुलर पीरियड के ओव्यूलेशन के समय में आईयूआई कराए तो करा सकते हैं। पर ये पेशेंट यदि वेरी एक्टिव, मतलब इसका एंट्रल फॉलिकल काउंट भी ज़बरदस्त होगा, बहुत अच्छा होगा, बताइए, इसको यदि आप स्टिमुलेट करोगे तो यदि गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटेड आईयूआई होगा तो ये हाइपर स्टिमुलेशन हो जाएगा। इसमें यदि आपने एचसीजी लगाया फॉर रप्चरिंग और फिर आईयूआई कराया तो 2 खतरे हैं। एक तो ये हाइपर स्टिमुलेशन में जा सकती है, और दूसरा मल्टीपल प्रेगनेंसी होने की संभावना है जो अनकंट्रोल्ड होगा। मतलब आप इसको रोक नहीं सकते कि कितने अंडे निकले। और दूसरा, आप आईयूआई के समय पे उसकी योनि में आप सीमेन वॉश्ड छोड़ रहे हो, कितने एग यहाँ से निकले, उससे कितने मिले, ये डिपेंड करेगा कितने अंडे अच्छे निकले। और यदि वेरी हाई एएमएच वाला आईयूआई होता है तो डेफिनेटली आई फील इटसेल्फ ये रिस्की होता है, और नेचुरल प्रेगनेंसी ज़्यादा अच्छी रहेगी विदाउट स्टिमुलेशन। और यदि स्टिमुलेट कर रहे हैं और यदि ये बहुत सारे एग्स बन रहे हैं
तो बेहतर होगा कि इस ओवरी को HCG से ना छेड़ा जाए और इसमें IUI ना किया जाए। एंड माय थर्ड क्वेश्चन इज, हम कितनी बार मैक्सिमम IUI करवा सकते हैं? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है मेरे हिसाब से। सबसे पहली बात तो ये है कि IUI हम क्यों करें। तो ये बोला जाता है कि IUI असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक का सबसे ईजीएस्ट और सबसे सस्ता मेथड है प्रेगनेंसी को इम्प्रूव करने का। ओवरऑल IUI से प्रेगनेंसी रेट 9 to 10% रहती है। तीसरी बात, जो IUI करने के लिए इंडिकेशन होता है कि आप IUI क्यों कर रहे हो। IUI करने के लिए ज़रूरी है कि जो बच्चेदानी है उसकी ट्यूब अच्छी हो, उसको अपने आप अंडा निकल रहा हो या फिर आप स्टिमुलेट करके एग निकाल रहे हो, उसके स्पर्म काउंट वॉश्ड मोर देन 5 मिलियन होना चाहिए। 5 मिलियन के नीचे IUI थोड़ा मुश्किल होता है। फिर इसके बाद में इसका जो एग निकलने का जो टाइम है वो टाइम्ड होना चाहिए कि यहाँ पर आप स्पर्म डालें। तो जो टेक्स्ट बुक अप्रोच है उसमें ऐसा बोला जाता है कि आप 3 IUI एक सेंटर से करवाएं। उसके बाद यदि आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है इस तरफ या इस तरफ। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो आप कितने बार भी IUI करते रहें, ये यदि नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम ये होती है कि आप 3 बार IUI कराते हैं, फिर आप यदि कंसल्टेंट बदलते हैं तो वहाँ पर फिर 3 IUI होता है। तो ये जो कपल है इसको खुद डिसाइड करना चाहिए कि कितनी बार IUI करना चाहिए। जो एक टेक्स्ट बुक अप्रोच है वो 3 IUI से ज़्यादा करना बहुत यूज़फुल नहीं होता। और यदि 3 IUI में प्रेगनेंसी नहीं होती है तो डेफिनेटली रीज़न ज़रूर ढूंढें। IUI कराने के पहले बाकी जो कंडीशन है, ओवरी का, ट्यूब का, स्पर्म का, यूट्रस का क्वालिटी का, ये एकदम बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके IUI सक्सेसफुल होता है। ऐसे केसेस जिसमें कि एग्स नहीं निकलते, पॉलीसिस्टिक ओवरी है, उनमें स्टिमुलेटेड साइकिल में IUI 3 बार से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। पर IUI में एक रिस्क ये रहती है कि यदि आपने इसको हाइपर स्टिमुलेट किया तो आपके पास में मल्टीपल प्रेगनेंसी होने का टेंशन रहता है। दूसरी बात, यदि आप IUI कर रहे हो तो बेहतर ये है कि माइल्ड स्टिमुलेशन से IUI करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।